नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कोई भी संस्कृति तब कमजोर नहीं होती है जब उस पर कोई हमला हो रहा होता है, बल्कि वो तब क्षीण पड़ने लगती है जब पुनराविष्कार और नए सृजन की संभावनाएं मरने लगती हैं। देश भर में चल रहे सांस्कृतिक विध्वंस को इसी परिप्रेक्ष्य में परखते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या लेखक फांसीवाद की पदचाप सुन पा रहे हैं? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं राम शरण जोशी, सूरज पालीवाल और कात्यायनी। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं बहुलता पर चलाए जा रहे राष्ट्रवादी बुलडोजर पर। पुस्तक समीक्षा के क्रम में प्रोफेसर अपूर्वानंद से चर्चा करेंगे वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा के उपन्यास अल्फा बीटा गामा पर। भारत में फांसीवाद तेजी से कदम बढ़ा रहा है, मगर साहित्य की दुनिया में उसकी पदचाप को कितना सुना जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ एक रचनाकारों की चिंताएं और आक्रोश तो प्रकट होते रहते हैं, मगर वो एक वर्ग विशेष तक तो सीमित नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रचनाकारों का एक बड़ा वर्ग डर कर चुप हो रहा है या फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक राम शरण जोशी, जाने माने आलोचक सूरज पालीवाल और जानी मानी कवयित्री कात्यायनी। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कात्यायनी जी आपसे कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर तो हम देखते हैं कि फांसीवाद को लेकर चिंता की जा रही है, बहुत सारे लेखक रचनाकार सक्रिय हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया, हम जानते हैं कि वो नंबर भी और वो चेहरे भी पहचाने जाने हैं, बहुत सारे चेहरे नहीं दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि जो देश में माहौल है उसको लेकर हमारा बृहत्तर जो लेखक समाज है वो चिंतित है और सक्रिय है, या ये सक्रियता कुछ लोगों की है और वो केवल सोशल मीडिया पर दिख रही? देखिए, अगर आपके इस सवाल को एक वाक्य में कहा जाए तो मैं ये कहूंगी कि लेखक समाज इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कहूंगी कि एक तो ये फांसीवाद की पूरी जो परिघटना है उसकी जो एक इस समय फांसीवादी उभार के क्या कारण हैं और उस फांसीवाद की जो घटना है उसकी क्या प्रकृति है, मुझे लगता है जितना मैंने बात किया है या लोगों से, लेखकों से, और जितना मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, उससे लगता है कि उस चीज की समझ का बहुत अभाव है कि फांसीवाद जो है वो आखिर यह उभार आज ही क्यों हो रहा है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक, और हम लेखक कलाकार को के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि यह फांसीवाद जो है ये एक आधुनिक परिघटना है, ये बहुत पहले से नहीं चला आ रहा है और इसका रिश्ता जो विश्व पूंजीवाद का, वित्तीय पूंजीवाद का जो असाध्य ढांचागत संकट है इस समय पूरी दुनिया के पैमाने पर, वो यह फांसीवाद उसी की अभिव्यक्ति है। और उस संकट से उबरने के लिए पूंजीवाद ने जो नौ उदारवादी नीति इस देश में लाए, पिछली सदी के आखिरी दशकों में जो नौ उदारवादी नीति आई और उसका जो प्रभाव आम लोगों पर पड़ा और वो जो प्रतिक्रिया आई, तो वो जो है उसकी एक समझ बनानी पड़ेगी, क्योंकि फांसीवाद जो है वो मध्य वर्ग के बीच, मध्य वर्ग का एक घोर प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन है और ये एक तृणमूल धरातल पर एक काडर बेस पार्टी के द्वारा ये चलाया जा रहा है और इसे फैलाया जा रहा है। अन्य पार्टियां, बुर्जुआ पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब वो काडर बेस पार्टी नहीं है। अभी जो राज्य सत्ता में जो सत्ता है जिस पार्टी की, वह एक काडर बेस पार्टी है और वह काडर बेस पार्टी जो है वो तृणमूल धरातल पर जाकर, आप देखते होंगे तमाम तरह के स्कूल, तमाम तरह की संस्थाएं, पार्कों में जिस तरह से होता है, हर दिन जिस तरह से पूरे समाज के ताने बाने में ये फैले हुए लोग हैं,
और वहां पर ये जो पूरा प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह की चीज कर रहे हैं उसको समझना होगा। और वह समझ मुझे लगता है कि आज बहुत कम है, क्योंकि ये जो है ये मिथकों को कॉमन सेंस बना दे रहे हैं और लोगों के अंदर एक मिथ्या चेतना भर रहे हैं और एक ऐसा काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर रहे हैं कि जो उदारवाद की नीतियों से जो आम जनता का, मध्य वर्ग का जीवन प्रभावित हुआ है और तमाम समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, उसके जिम्मेदार जो ये काल्पनिक शत्रु खड़ा करके दे रहे हैं, वो काल्पनिक शत्रु हैं, वह उसके जिम्मेदार हैं और उनके माध्यम से ये लगातार एक धार्मिक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, आम लोगों के बीच एक दूरियां पैदा कर रहे हैं और धर्म को ये संस्कृति से जोड़ रहे हैं और किसी स्वर्णिम अतीत की एक परिकल्पना यह प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो पूरी फांसीवाद की परिघटना है, मुझे लगता है कि कहीं नहीं कहीं इसको समझने की दिक्कत है और इसकी समझ को बनाए बिना हम लेखक, कवि, कलाकार जो है सही रूप में फांसीवाद का विरोध, चाहे हम अपने लेखन के माध्यम से कहें, और आज का दौर केवल लेखन नहीं है, आज का दौर ये है कि आपको थोड़ा बहुत सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा और फांसीवाद का जो इतिहास रहा है और तमाम लेखकों ने, दुनिया भर के लेखकों ने उस दौर में जो भूमिका निभाई है, उसकी एक समझ बनानी पड़ेगी। ठीक है, कहते नहीं हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन जो आपने एक मूल चिंता प्रकट की है रामशरण जी, कि चिंता तो है एक वर्ग में लेखकों के, हो सकता है वो छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, लेकिन फांसीवाद की समझ नहीं है। अगर फांसीवाद की समझ नहीं है तो उनके रचना कर्म में वो कैसे उसका सही मायने में प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका संघर्ष कर सकते हैं उससे? देखिए, कात्यायनी जी ने एक जमीन तैयार कर दी इस बहस के लिए और बहुत अच्छे ढंग से तैयार की। मैं एक तो लेखक, मैं खास तौर से मैं हिंदी तक ही सीमित रहूंगा। लेखक संवेदनशील तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ विवेकशील, एक रैशनैलिटी उसमें होनी चाहिए। हो सकता है कि सांस्कृतिक स्तर पर कुछ लेखक, कुछ कवि फांसीवाद के खतरे को या उसकी प्रवृत्तियों को समझते हो और समझ रहे हो और कुछ रचनाओं में प्रतिबिंबित होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फांसीवाद केवल सांस्कृतिक परिघटना ही नहीं है, जैसा कि कात्यायनी जी ने कहा, ये एक समुच्च जो शक्तियां हैं, यहाँ से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सबको समझे बगैर आप फांसीवाद को नहीं समझ सकते। मैं यहाँ एक बात जानना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि 1935 का फांसीवाद और नाजीवाद और आज हम... एक मिनट मैं रोकूंगी। मैंने केवल सांस्कृतिक आंदोलन नहीं कहा है, मैंने कहा कि राजनीतिक सामाजिक आंदोलन। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, मैं तो आपकी बात को आगे ही बढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि 1935 का जो फांसीवाद और नाजीवाद था, आज जब हम 21वीं सदी में आ गए हैं तो तब से लेके आज तक का चरित्र काफी बदल चुका है। उस समय की पॉलिटिकल इकोनॉमी और आज की पॉलिटिकल इकोनॉमी में काफी अंतर आ गया। इसके अलावा राज्य की जो कोर्सिव फोर्सेज हैं, जो 19वीं सदी और 20वीं सदी में राज्य के पास थी, आज 21वीं सदी में उसकी कई गुना बढ़ गई। दिक्कत क्या आ रही है, जो हम लेखक लोग जो हैं, मैं तो खैर अपने आप को लेखक नहीं, मैं तो शुद्ध पत्रकार मानता हूँ, वहां तक कि पत्रकार भी इस फांसीवाद और नाजीवाद की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। उसको समझने के लिए आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टि चाहिए, और जो कि इस संयोग से, दुर्भाग्य से नहीं है। मैंने पिछले दिनों कई कुछ चीजें पढ़ी हैं, और अब देखिए, एक जमाना था जो मुक्ति बोध के समय लोग 40s और 50s में 60s में समझा करते थे कि भाई ये फांसीवाद की आटें आ रही हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में नई ढंग से आ रही हैं। और वो नई ढंग से कि टेक्नोलॉजी यहाँ जो है उसने फांसीवाद की को एक तरफ उसने आक्रामक भी बनाया है, साथ में कोमल ढंग से सामने रखा है, कि जिससे कि लोगों को एकदम से झटका भी ना लगे। लेकिन इसके साथ, हालांकि एक जमाने में रिलीजन
और रेस वो काफी रहा, लेकिन आज रेस की से ज्यादा रिलीजन का जो मिक्सचर हो गया है और रिलीजन को एक ढाल के साथ फासीवाद को प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ये। और यहाँ जो एक नया आशय है कि इलेक्टेड डिक्टेटरशिप, इलेक्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म जो तेजी से आ रहा है, तो ये इसने फांसीवाद की जो आक्रामकता जो कि 35 में और 40 में थी, उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। इसको समझने की जरूरत है कि बहुत ही ये कहा जाए कि माइक्रो लेवल पर जाकर के ये हमारे लेखकों में, खासकर से हिंदी के जो लेखक और पत्रकार हैं, उनमें अभी ये समझ विकसित नहीं हो पा रही कि किस तरह से धीरे धीरे, अगर मान लीजिए आप सरकार के विरुद्ध या राजसत्ता के विरुद्ध को बोलते हैं तो वह आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाएगा। ये नए ढंग का फांसीवाद तेजी से आ रहा है। और जितने भी जो खासकर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बड़े सेलेक्टिवली किया जा रहा है। तो इसकी बारीकियों को समझने की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारे लेखक दूसरे अनुशासन को भी समझें कि कैसे आ रहा। खाली लेख लिखने से, कविता लिखने से या उपन्यास लिखने से कुछ नहीं होता, उसको नहीं समझ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फांसीवाद को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो हमको भारतीय ढंग से, खाली पश्चिम की नजर से नहीं, हमको भारतीय ढंग से भी समझने की जरूरत है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में फांसीवाद और नाजीवाद किस तरह से बढ़ता जा रहा है। खाली और ये समस्या भारतीय नहीं, पूरी साउथ एशिया की है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इससे अलग नहीं है। पाकिस्तान की जो मैंने कई यात्राएं की हैं, तो नहीं, ये तो रामशरण जी, ये तो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो गई है। अब हम साउथ एशिया की बात क्यों करें, तो दुनिया भर में ये प्रवृत्तियां हावी हो गई। एक के खत्म करना चाहूंगा कि जो नया परिघटना सामने आई है, आने की पहले भी थी लेकिन अब आक्रामकता के साथ आ रही है और बहुआयामी आक्रामकता के साथ, वो है कॉर्पोरेट स्टेट। पहले कॉर्पोरेट कैपिटल थी, अब कॉर्पोरेट स्टेट का एकमात्र उद्देश्य है कि हम ट्रेडिशनल स्टेट को कैसे रिप्लेस करें, और वो तेजी से करता जा रहा है। तो कॉर्पोरेट स्टेट का जितना दखल ट्रेडिशनल स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन पड़ेगा, उससे फांसीवाद करता जाएगा। जी, सूरज पालीवाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर लेखकों में ये नव फांसीवाद, आप कह लें नियो फासिज्म की समझ अगर नहीं है या अपरिपक्व है वो, तो ऐसी स्थिति क्यों है? क्या जैसा जोशी जी ने कहा कि हमारा लेखक समाज पढ़ता कम है, बोलता ज्यादा है, या वो भावनात्मक स्तर पर ज्यादा रिएक्ट करता है, वैचारिक स्तर पर वो बहुत कमजोर है? जी, देखिए, मैं जोशी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वो समझ तो है, क्योंकि समझ इसलिए है कि वो सारी चीज़ें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। ये जो मीडिया, कॉरपोरेट और धर्म, तीनों की जो एक जुगलबंदी है और सत्ता इसका लाभ उठा रही है, और जिस तरह से जो फांसीवाद उन तीनों के माध्यम से आज आ रहा है, इसकी समझ तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बहुत चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि रोज़ देख रहे हैं हम, लिंचिंग भी देख रहे हैं, राजनीतिक विरोध भी देख रहे हैं, व्यक्तिगत विरोध भी देख रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है जो लेखकों को लेकर के, वो ये कि लेखकों के पास जो मंच क्या है। देखिए, मंच एक तो है कि एक ज़माने में नुक्कड़ नाटक होते थे, लोगों के बीच में लोग जाते थे अपने नुक्कड़ नाटकों को लेकर के और अपनी बात कहते थे। हिंदी प्रदेशों में पहले भी इस बात की बहुत कमी थी, नुक्कड़ नाटक बीच में आया था, लेकिन जो रंगमंच, आप जानते ही हैं कि रंगमंच में हम बहुत कमज़ोर है। आप महाराष्ट्र में देखिए, बंगाल में देखिए, केरल में देखिए, वहाँ रंगमंच कितना समृद्ध है। उस तरह की समृद्धि रंगमंच की हमारे यहाँ नहीं है। तो लोगों को हम कैसे दीक्षित करें, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन पालीवाल साहब, नए मंच भी तो आ गए हैं। मतलब आप देखिए, इंटरनेट इतना बड़ा मंच आ गया है जहां पर कोई भी अपनी सक्रियता के जरिए प्रभाव ढाल सकता है और वहां से प्रभाव का विस्तार भी कर सकता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो रंगमंच का विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर फांसीवाद की समझ है और फांसीवाद
को लेकर चिंतित है वो, तो मंच का इस्तेमाल भी कर सकता है और संगठन या मंच नए तैयार करना उसके लिए भी प्रयास कर सकता है। जी, लेकिन वो उसमें जो जिस तरह के ये लोग हावी हैं, जो रोजाना जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, रोजाना जो एक इस तरह का जो तंत्र फैला हुआ है, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, तरह तरह से जो अफवाहें लगातार आपके जीवन में जा रही हैं, उसके काटने का जो मुझे लगता है कि कोई भी साधन हमारे पास उस तरह का नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ मंच और इसके अलावा लेखक संगठन थे हमारे पास, और जनवादी लेखक संघ था, प्रगतिशील लेखक संघ था, जन संस्कृति मंच था। आज आप देखिए कि शायद फरवरी में 7 फरवरी को तीनों संगठनों ने एक विज्ञप्ति जारी की, और उस विज्ञप्ति में तीनों संगठनों के अध्यक्षों के हस्ताक्षर हैं उस पर। उन्होंने यह विज्ञप्ति जारी की कि हम एक तो लेखकों के जन्मदिन मनवाएं अपने अपने जगहों पर, दूसरा ये है कि हम इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के संगोष्ठियां आयोजित करें। लेकिन एक जो तीसरी बात कही जो मुझे नहीं जमती वो ये, उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन अराजनीतिक था, उस तरह से हमारा जो संगठन है या जो हमारे जो कार्यक्रम होंगे वो भी राजनीतिक नहीं होंगे। मुकेश जी, मुझे ये लगता है कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो तीनों संगठनों के पीछे राजनीतिक दल हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, ये लोग सीपीएमएल है, लेकिन जब तीनों दलों के, तीनों संगठनों के पीछे, लेखक संगठनों के पीछे जब राजनीतिक दल हैं, तो हम ये क्यों अपील करते हैं कि हम अराजनीतिक हों? इस जमाने में अराजनीतिक कुछ नहीं हो सकता जी। और इसलिए मैं अक्सर ये मानता हूं कि जिन लेखकों की अपनी राजनीतिक समझ नहीं है, वो लेखक केवल मध्य वर्ग पर पिटी पिटाई चीजें या घिसी पिटी चीजें लिखते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी चीज देने में वो असमर्थ रहते हैं। इसलिए आप देखिए कि आज कहानी में, उपन्यास में, विशेष रूप से मैं कहानी और उपन्यास की बात करना चाहता हूं, लोग मिथ को ला रहे हैं। मिथ को लाइए, लेकिन मिथ की व्याख्या भी करिए उस तरह से जैसे हमारे पूर्वजों ने की। इतिहास को ला रहे हैं। सवाल यह है कि इतिहास को किस लिए ला रहे हैं आप? आपको डर है कि आप सीधे सीधे कोई बात नहीं कहना चाहते, इसलिए आप इतिहास के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप ऐतिहासिक उपन्यास भी नहीं लिख रहे। तीसरा यह है कि जो मध्य वर्ग पर और जो दैनंदिन जो चीजें हैं उन पर उस तरह की समझ हिंदी में नहीं बन पा रही है। या तो एक डर है, और उसकी वजह यह है कि पिछले कई दशकों में जो इतना लिखा जा रहा है, आप सब जानते हैं, इतना लिखा जा रहा है, इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी लेखक पर प्रतिबंध लगा हो तो बताएं आप, किसी किताब पर प्रतिबंध लगा हो तो आप बताएं। तो हम ऐसा कैसा लेखन कर रहे हैं कि हम फांसीवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई बहुत ऐसे शांत भाव से लड़ रहे हैं कि हम नजर मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। जी जी, तो पालीवाल साहब आपने बहुत 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 बढ़िया पॉइंट उठाया। दरअसल मैं इस पे आना भी चाह रहा था। कात्यायनी जी, समझ का होना एक बात है, प्रतिबद्धता का होना दूसरी बात है, और तीसरी बात है साहस का होना। कि अगर फांसीवाद से लड़ना है, वो एक कहते हैं ना कि नारे भी लगाएंगे और कांख भी न दिखे, इंकलाब जिंदा, मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी न दिखे। तो एक दोहरे चरित्र का संघर्ष, जिसमें आप फांसीवाद के खिलाफ तेवर तो दिखाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। क्या ये स्थिति है लेखकों में? हाँ, बिल्कुल ये स्थिति है। और क्योंकि आप देखिए कि फांसीवाद का जो तमाम संगठन, जो लेखक संगठन है, वो फांसीवाद का विरोध जो है वो आज हम मोमबत्ती जुलूस निकालकर, शांति कपोत उड़ाकर या कुछ ऐसी यात्राएं निकाल कर नहीं कर सकते, नहीं उसको पराजित कर सकते हैं, क्योंकि इससे फांसीवाद को खुजली भी नहीं होने वाली है इन सारी चीजों से। दूसरे मैं इसको इसलिए कर रही हूँ आपके पास, क्योंकि मैं तथ्यों की बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि समय ही बहुत कम रहता है, आपके पास टाइम कम रहता है, इसलिए मैं प्रवृत्तियों की बात कर रही हूँ कि फांसीवाद की
जब आपको समझ ही नहीं है तो आप सोचते हैं कि मोदी की सत्ता को उतार दिया जाए, दूसरा कोई कांग्रेस शासन आ जाए या कोई और शासन आ जाए तो फांसीवाद शायद हल्का पड़ जाएगा या कम हो जाएगा। सवाल आज किसी भी सत्ता को उतार कर उसकी जगह दूसरी सत्ता लाने से इसका हल नहीं होना होगा। फांसीवाद सत्ता में रहे या न रहे, यह सत्ता के बाहर भी रहकर यह उत्पात मचाता रहेगा। और क्योंकि ये पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है और पूंजीपति वर्ग भी इस फांसीवाद के पूरी तरह से समर्थन में खड़ा है, इसलिए इसको पूंजीवाद के आज के पूंजीवादी वित्तीय संकट से जोड़कर ही हमें देखना होगा। और इसीलिए आज के दौर में, क्योंकि आप याद करिए कि जो नौ उदारवाद का दौर था, वही वह दौर था जब रथ यात्रा निकलता है, जब बाबरी मस्जिद ढहाई जाती है, जब गुजरात 2002 होता है, मोदी शासन में आते हैं और मोदी के सत्ता उसके बाद कितनी घटनाएं हुई, मैं उसके विस्तार में नहीं जा सकती हूँ, ना आपका चैनल और समय इसकी इजाजत देता है मुझे। तो उससे जोड़कर हमें देखना होगा। फांसीवाद ये कोई पुरानी घटना नहीं है और मध्यकाल के प्रतीकों से हम नहीं लड़ सकते हैं। दूसरे, लेखक में साहस का अभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लेखक वर्ग का पूरा क्लास कैरेक्टर बदल चुका है। ये निराला के समय का या पहले का लेखक समुदाय नहीं है, यह एक सुविधा भोगी समुदाय हो चुका है। और यह जो है वो फांसीवाद की पूरी समझ बनाए बिना यह केवल सोचता है कि केवल मोदी के रहने से ऐसा है और उसको उससे नहीं जोड़ता है। तो इसको जोड़े बिना और इसको समझे बिना, दूसरी बात यह है कि जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही हैं उस समय लेखक समुदाय क्या कर रहा है। पद पीठ पुरस्कार के प्रति उसकी जो नरमी है, हत्यारों के हाथों से पुरस्कार लेने और प्रशंसित होने का, प्रशस्ति पाने की जो चीजें हैं, और ऐसे समय में जो है वो ये कर रहा है। तो फांसीवाद के संकट को और उसकी गंभीरता को वह कितना समझ रहा है कि उसी फांसीवादी सरकार की संस्थाओं से वह पुरस्कृत भी हो रहा है, उसमें पद पीठ पुरस्कार के लिए लगातार कोशिश भी कर रहा है। और पिछले दिनों अगर मैंने अपने उस पर एक बहस चलाई थी, और जो लेखक समुदाय तिलक और त्रिपुंड जैसे ये सारे जो प्रतीक हैं, ये प्रतीक, ये आपकी आजादी है, मेरी आजादी कि हम अपने घर में क्या करते हैं, लेकिन जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर इस तरह के प्रतीकों को आप प्रस्तुत करते हैं और मूल जो तर्क है उस पर ना जाकर आप कहिए चंदन जो है वो ठंडा करता है और दक्षिण में लगाया जाता है, ये जब नहीं। आज चंदन का टीका और त्रिपुंड लगाना आज के हिंदू समय में वह कुछ संदेश देता है। और इसीलिए अदनान काफिल दरवेश ने एक कविता लिखी कि आप मुझे क्यों डरा रहे हैं। तो ये सभी तथाकथित वामपंथी प्रगतिशील धारा से आए हुए ज्यादातर कवि लेखक कलाकार हैं जो अपने को वामपंथी कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, वहां पर इस तरह से। और फिर फेसबुक पर जैसे सभी का ब्राह्मणवादी मन, और वो उभर कर सभी लोग, कोई तिलक लगा के, कोई राधे राधे करते, कोई कैसे करके एकदम निकल आया। तो ये प्रगतिशील लोगों की इतनी भी समझ अगर नहीं है वामपंथी की और उसको वो डिफेंड करते हैं, तो कैसे कहा जाए कि आज का लेखक समुदाय इस चीज को वह समझ रहा है और इसका विरोध करेगा। विरोध के नाम पर जो आज बैठकें होती हैं हमारे लखनऊ शहर में, उसमें सबसे बड़ी चिंता है कि सभी लोग फासिज्म को समझते हैं, जबकि समझते नहीं है। उस पर बातचीत नहीं होगी, बातचीत इस पर होगी कि मोदी को 24 में सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। तो सवाल ये नहीं हो, तो सत्ता के बाहर भी रहेंगे तो समाज में उत्पात मचाते रहेंगे, वो जाने वाले तो है नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस चीज की समझ को बनाया जाना बहुत जरूरी है। और आज लेखक समुदाय को निश्चित रूप पे उन सारे सांस्कृतिक माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। लेखक और कवि जाहिर तौर पर जो ऐसे क्रांतिकारी वामपंथी या सामाजिक राजनीतिक कामों में लगे, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन लेखक और कवि और संस्कृति कर्मियों को भी अपने नाटकों को लेकर, अपने पर्चों को लेकर, अपने कविताओं को लेकर उस मेहनत कश वर्ग तक जाना होगा, क्योंकि यह एक तृणमूल धरातल पर काडर बेस्ड पार्टी के द्वारा
खड़ा किया गया सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है और इन्होंने समाज में अपनी खंदकें खोद रखी हैं। तो इनका मुकाबला करने के लिए हमें भी वो तैयारी करनी होगी और हमें याद करना होगा कि इतिहास में भी फासिज्म को पराजित करने वाली जो ताकतें थी वह मेहनत कश समुदाय था। आज भी उस मेहनत कश आम जनता के बीच जाकर तमाम सांस्कृतिक माध्यमों से जाना होगा। उनके भीतर जो एक मिथ्या चेतना भरी है उसे निकालना पड़ेगा और उनको तैयार करके एक प्रगतिशील आंदोलन खड़ा करना होगा और तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है और इन्हें पराजित किया जा सकता है। जोशी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारा लेखक समुदाय या उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो एक नई धार्मिक चेतना से ओतप्रोत होने लगा है। अब वो अपनी जाति को भी प्रकट करना चाहता है, अपने धार्मिकता को भी प्रकट करना चाहता है, ताकि एक शील्ड उसको मिल जाए, एक कवच मिल जाए। और इसको मैं इससे जोड़कर देखता हूँ, कुछ समय पहले अवार्ड वापसी की घटना हुई थी और उससे बड़ी उम्मीद जगी थी कि लेखक वर्ग इस मामले में सीधे टक्कर लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद से पूरी खामोशी छाई हुई है। और बल्कि जो कात्यायनी ने कहा कि पुरस्कार लेने और कैसे क्या हासिल हो जाए उस होड़ में लगे हुए, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये जो पूरे लेखक वर्ग का चरित्र बदला है, वर्ग चरित्र बदला है, उसका वर्ग बदला है, ये उसका नतीजा है और इससे निकल पाना मुश्किल है? देखिए, जो औसत लेखक है वो सामाजिक शक्तियों का एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसके प्रति वो निरपेक्ष नहीं रह सकता, सापेक्षता दोनों के बीच होती है। जाहिर है कि लेखकों का एक, बल्कि मैं कहूँगा बुद्धिजीवियों का एक वर्ग चरित्र तेजी से बदला, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक ताजा घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस कल और आज 2 दिन से पहले पेज पर एक बड़ी जबरदस्त चीज छाप रहा है कि पिछले 5 सालों में 6 सालों के अंदर एनसीईआरटी से कौन कौन चीजें काट दी गई, डिलीट कर दी गई। और वो सबसे बड़ा उसमें एक ही निचोड़ निकलता है कि राज्य के प्रति जो प्रतिरोध की जो चेतना है और प्रश्न करने की और विवेक की जो चेतना है, वो उसके संबंधित जितने भी पोर्शन हैं वो एनसीईआरटी ने 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से निकाल दिए। इसमें आपकी इमरजेंसी भी शामिल है, क्योंकि इमरजेंसी राज्य के प्रति प्रतिरोध पैदा करती है। तो वहां से लेकर के और इस समय तक तो अब देखना यह है कि एक तरफ इतिहास के पुनर्लेखन का नारा उछला हुआ है और दूसरी तरफ यानी कि जो जितना उसमें ये भी शब्द किया गया कि दलितों ने कहाँ विरोध किया, ब्राह्मणों का कहाँ विरोध किया, यानी चाहे वो शंभुक का हो चाहे वो एकलव्य का हो, यानी जो जितने तरीके की इस सभ्यता की यात्रा में जो हाशिए के समाजों के साथ जितनी भी जो दुर्घटनाएं हुई, उनके साथ जो कुछ बीता, उससे संबंधित सारी बातें इस समय पाठ्यक्रम से निकाल दी गई हैं। आज 2 छपी, कल भी छपेगी। अब इसका विरोध हमारे लेखकों को करना चाहिए, क्योंकि आप इसको प्रतिरोध की चेतना को हटा करके आप ये बताना चाहते हैं कि राज्य का कोई विरोध ना करे। ये बहुत बड़ी घातक चीज होगी कि लोकतंत्र में अगर प्रतिरोध की शक्ति को और प्रतिरोध की चेतना को अगर आप बिल्कुल विलुप्त कर देते हैं या उसको समाप्त कर देते हैं, तो इसका मतलब ये कि राज्य कल को निरंकुश हो जाएगा और यही फांसीवाद और नाजीवाद के रास्ते की तरफ रामशरण जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लेखक समाज ये समझता है कि ये तो एकेडमिशियंस का काम है, ये शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, लेखकों का इससे क्या लेना देना है? वो तो कविता कहानियां लिखते हैं। नहीं, ये बात मैं यही कह रहा था कि जब तक कि हिंदी का लेखक, चाहे वो कथाकार हो या कवि हो या नाट्यकार हो, कुछ भी हो, अगर वो समझे कि केवल ये उसकी समस्या नहीं है और उनकी ये मेरी नहीं है, तब तो वो इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक प्राणी नहीं है, यानी ये कहा जाए कि उसमें संवेदनशीलता नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छा वो था ना कि जर्मनी के जमाने में कि अब वो लोग आ रहे हैं और पहले मैं तो था नहीं, कब वो चर्च पर आए और अंततः उसके घर भी पहुंच गए। अगर ऐसा ही है तब तो फिर उसको लेखक कहलाने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। आप समाज में रहते हैं,
समाज राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य के सामने एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि किस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी पिछले 10-15 सालों में बदली, इसकी प्रवृत्तियों को समझने की जरूरत है। राज्य अब ये कहने लगा है कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं है। ये पिछले 20 सालों से, मोदी के आने से वो तेज हुआ है, उससे पहले अब हम राज्य का काम है केवल फैसिलिटेटर के एक अखाड़ा आपके एक रिंग आपके सामने दे दिया और लड़िए। अब मान लीजिए कल को मुझे और किंग कॉन्ग के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मेरी क्या हालत होगी आप समझ ही सकते हैं। अरे नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की जिम्मेदारी, यानी राज अब इंटरवीन नहीं करना चाहता, वो केवल फैसिलिटेटर, इस सुविधा उपलब्ध। तो मैं समझता हूँ लेखक लोगों को और या मतलब जितने भी जो बुद्धिजीवी समाज है उसको ये समझना होगा, नहीं तो हम निश्चित कहीं ऐसा न हो कि अगर ये चलता रहे तो एक नव फांसीवाद और नव नाजीवाद कि उसमें आ जाए। और मैं यहाँ एक शब्द जोड़ रहा हूँ कि एक नव आ जाए या आ गए हैं, नव सवर्णवाद फांसीवाद का एक हिस्सा बनता जा रहा है। इसको मैं ब्राह्मणवाद की और विस्तार दे रहा हूँ कि नव सवर्णवाद यानी कि जो ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसमें वो धीरे धीरे कॉप्ट होता जा रहा है नव सवर्णवाद में, और ये राज्य के मजबूत पहरेदार बनते जा रहे हैं। जी जी, ये बहस लंबी हो सकती है, इस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं। अंत में पालीवाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है, आप आलोचक भी हैं, जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो फांसीवाद से लड़ाई के मामले में कितना परिपक्व है? जैसा अभी सबने कहा कि फांसीवाद की समझ ही नहीं है लोगों को, तो क्या केवल एक भावनात्मक रिएक्शन है, कुछ ठोस चीज नहीं लिखी जा रही है? अगर विरोध भी हो रहा है तो वो प्रतीकात्मक ज्यादा है, या एक तरह का नपुंसक विरोध कहा जा सकता है? देखिए, विरोध है ही नहीं। जो कात्यायन जी ने जो बात की कि विरोध है ही नहीं, मैं ये मानता हूँ कि पूरे कथा साहित्य में यानी कविता में या उसमें विरोध नाम की कोई चीज़ उस तरह की है नहीं, और विरोध है तो नकली विरोध है। दूसरा ये है कि हम लोग अपने अपने समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा कि बहुत हजारों या सैकड़ों किलोमीटर दूर की, हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में, उस मोहल्ले में हमारी पहचान ही एक साहित्यकार के रूप में नहीं है। मतलब ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारी पहचान एक अध्यापक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और एक दूसरे कारणों से है, लेकिन एक लेखक के रूप में जो हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी, मान लो मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और उस सोसाइटी में जो धर्मांधता फैल रही है या जो इस तरह का फांसीवाद आ रहा है या लोग उल्टे सीधे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं और मुझे सुविधा प्राप्त है कि मैं उनका उत्तर दूं, मैं सिर्फ इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहा हूं कि कल को ये मेरी हत्या भी कर सकते हैं, कल मेरा ये सामाजिक बहिष्कार भी कर सकते हैं, कल मुझसे बातचीत करना भी बंद कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले बात कही वो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लेखक को निडर होकर के अपनी बात कहनी चाहिए। लेखक जब तक, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रेमचंद ने या मुक्तिबोध ने हमको यही सिखाया है कि निडर होकर के हम अपनी बात कहें। लेकिन हम दोनों हाथों में जो लड्डू रखना चाहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू चलते नहीं, कि आप अपनी प्रसिद्धि भी पालें, आप सरकार से पुरस्कार भी ले लें और सरकार का धीरे धीरे विरोध भी करते रहें। ये हंसो गाल फुलाऊ गालू, हंसो बठाट फुलाऊ गालू, ये चीजें चलती नहीं है और लंबे समय तक चल नहीं सकती। मुझे लगता है कि छोटी सी टिप्पणी छोटी कह रहे हाँ कि मोदी के, ये बिल्कुल सही है कि मोदी के बाद या उससे पहले भी फांसीवाद था, लेकिन आज मोदी और हम लोगों के बीच जो विवेकशील लोग हैं, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन जो राजसत्ता में जो भी व्यक्ति होगा उसके और समाज के बीच प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन का निशाना वही बनेगा। इसलिए हमें मोदी के बारे में कहना पड़ता है कि हाँ मोदी सत्ता ऐसी है, क्योंकि मैं इसको प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में देख रहा हूँ और उसको रिजॉल्व करने का तरीका है सिर्फ प्रतिरोध, सिर्फ प्रतिरोध। कात्यायनी जी,
जी कहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में ही रख दे रही हूँ कि जैसे अपने लेखक, आज का लेखक समुदाय जो है अपने निहित स्वार्थों और वर्गीय कमजोरी के चलते फांसीवाद के संकट और उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है। इस स्थिति को तोड़ना होगा और तृणमूल धरातल पर ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलन खड़ा करके ही, और इसके लिए उनको अपने लेखन के अलावा, देखिए केवल लेखन से कुछ नहीं है, सब इतिहास के कोई कई दौर ऐसे आते हैं कि लेखक केवल लेखक नहीं होता है, वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है और समाज के प्रति उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो समाज का एक अगुआ तबका होता है। तो उसे तृणमूल धरातल पर आम जनता के बीच में जाकर, मेहनतकश जनता के बीच में जाकर अपने सांस्कृतिक माध्यमों से जाना होगा और अन्य आंदोलन जो खड़े हो रहे हैं उनके साथ खड़ा होकर एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने में जो भी वह कर सकता है वह उसे करना होगा। अन्यथा यह लेखक समुदाय जैसे, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि फांसीवाद की समझ बनानी होगी। बिना समझ बनाए आप हवा में तीर बनाते चलेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि लेखक सड़कों पर आए, सड़कों पर भी उतरे और अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरा करे। और जिनकी विरासत लेकर हम चलते हैं, जो फासिज्म के खिलाफ सड़कों पर आए जो लेखक, उसको चरितार्थ करें हम अपने जीवन में। बिल्कुल। पालीवाल साहब 30 सेकंड में। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लेखक और लेखक संगठन दोनों को आगे आना होगा साहस के साथ। जो भी माध्यम हो, नाटक हो, रंगकर्म हो, लेखक जो अपनी कविताएं हो, धारदार कविताएं सुनाइए लोगों के बीच में जाकर के, जो भी माध्यम हो और जिस माध्यम से जनता आपकी बात को समझ सकती हो, उस माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहिए और निडर होकर जाना चाहिए। धन्यवाद जी। तो कुल मिलाकर 3 चीजें कही जा सकती। पहली बात तो यह कि लेखकों में जिस तरह का प्रतिरोध होना चाहिए फांसीवाद को लेकर वो नहीं है। दूसरी बात, फांसीवाद की जो समझ होनी चाहिए वो भी नदारद है। और तीसरी बात यह है कि इतने बड़े खतरे से लड़ने के लिए जिस तरह के साहस की जरूरत है वो भी हमें दिखलाई नहीं दे रहा है। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। वरिष्ठ कवि और जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का कहना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर बहुलता को कुचलने का एजेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए कभी कोई नेता गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की मांग करता है तो कभी कोई नेता अयोध्या के राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने की। देखते हैं दूसरी आवाज। आज मैं दूसरी आवाज में आज हम बात करेंगे राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित करने की एक बयानबाजी की। आजकल हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिससे हर दिन कोई एक तथाकथित राष्ट्रीयता संबंधी समस्या पैदा होती है। ये कमाल है कि इस कदर राष्ट्रीयता को लेकर जोर शोर है। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में बन रहे विशाल राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास करते हुए ये घोषित किया कि ये राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर होगा। आप में से शायद कुछ को याद हो कि बरसों पहले इसी सरकार के में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने ये घोषणा की थी कि गीता को, भगवत गीता को, जो कि एक महान ग्रंथ है, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। अब राष्ट्रीय होने का या राष्ट्रीय किसी चीज को घोषित करने की एक प्रक्रिया रही है। संविधान में एक राष्ट्रगान
का प्रावधान हुआ है, जनगण मन अधिनायक है, और दूसरा राष्ट्र ध्वज का जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसमें राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। और हिंदी में खुदा जाने कहाँ से ये भ्रम फैला हुआ है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी अनेक भारतीय भाषाओं की तरह एक भारतीय भाषा है, व्यापक भाषा है, बड़ी भाषा है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है। वो राजभाषा बनाने के क्रम में है। बहरहाल, जब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात हुई थी तब मैंने ये टिप्पणी की थी कि हमारे यहाँ किसी ग्रंथ को स्वायत्त करने की एक प्रक्रिया है। आप उस ग्रंथ की टीका लिखते हैं। आधुनिक काल में ही तिलक ने गीता की टीका लिखी, श्री अरविंद ने टीका लिखी, महात्मा गांधी ने टीका लिखी। मुझे नहीं मालूम कि संघ परिवार के किसी विद्वान ने या किसी नेता ने या किसी उनके समर्थक धर्म नेता ने गीता की टीका लिखी। तो टीका तो लिखी नहीं, एक। दूसरा, संस्कृत भाषा भी एक भाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए किसी ग्रंथ को राष्ट्रीय घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक भाषा बहुल देश हैं। ठीक उसी कारण किसी मंदिर को, चाहे वो कितना ही भव्य या प्राचीन या आधुनिक क्यों न हो, राष्ट्र मंदिर घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक धर्म बहुल देश हैं। और इस धर्म बहुलता का स्वीकार हमारी सरकार ने अभी हाल में ही किया है, झुककर किया है। तो ऐसे में ये भी कल्पना की जा सकती है कि एक दिन जो शक्तियां इसमें अहरनिश लगी हुई हैं, वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। जब बन जाएगा, अगर ऐसा दुर्भाग्य हमारा हुआ, तो भी एक देवता का मंदिर राष्ट्र मंदिर कैसे होगा? क्योंकि हिंदुओं के तो 33 कोटि देवता हैं, और हमारी परंपरा में वैष्णवों, शाक्तों, शैवों के बीच खूंखार युद्ध हुए हैं। एक दूसरे के मंदिरों को भी नष्ट किया गया है। तो एक देवता का मंदिर तो राष्ट्र मंदिर नहीं घोषित किया जा सकता। तो अब एक संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति एक गैर संवैधानिक घोषणा क्यों करता है? और वो भी हिंदी के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री। हिंदी भाषा को असंवैधानिक बनाने की ये एक कार्रवाई है, यानी उसमें एक तरह की असंवैधानिकता भरने की कार्रवाई। अल्फा बीटा गामा जानी मानी कथाकार नासिरा शर्मा का नया उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने कुत्तों और मनुष्यों के संबंधों की नए सिरे से पड़ताल की है। उपन्यास में उन्होंने उन चुनौतियों को बखूबी उकेरा है जिससे कुत्ता समाज ही नहीं, तमाम जानवर जूझ रहे हैं। वरिष्ठ समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस उपन्यास पर बात करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। नमस्कार। नासिरा शर्मा का उपन्यास अल्फा बीटा गामा, कुत्तों को लेकर, कुत्तों के साथ भारतीय समाज के संबंधों को लेकर, क्या इस तरह की रचनाएं पहले कभी आई हैं? इस तरह का कोई उपन्यास पहले आया हो जिसमें
कुत्तों की को लेकर जो संवेदनहीनता है समाज में वो उभर कर आई हो, या पूरी तरह से केंद्रित हो जानवरों के जीवन को लेकर। ऐसा कोई उपन्यास मुझे याद नहीं आता, हालांकि हॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो उनके जीवन के बारे में, उनके सोच के बारे में दूसरे तरह से व्यक्त करती रही हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस लिहाज से जब मेरी याद में पहला उपन्यास है, हालांकि दूसरी भाषाओं में ऐसे उपन्यास हैं और भारत के बाहर ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन हिंदी में मेरी याद में पहला उपन्यास है। और इस वजह से विषय की नवीनता के कारण इस उपन्यास का स्वागत होना चाहिए। इसमें विषय की एक नवीनता है। जी, लेकिन अगर दूसरी कसौटियों पर कसें उपन्यास को, तो आप उस पर क्या राय रखते हैं? उपन्यास की जो कसौटी, उपन्यास की कोई एक कसौटी नहीं हो सकती और उपन्यास के लिए कोई नुस्खा भी नहीं है कि कौन सा उपन्यास क्या करने से श्रेष्ठ होगा। एक बहुत अजीब सी बात है कि उपन्यास हो सकता है, उपन्यास में वर्णन पूरी तरह से ना हो फिर भी उपन्यास श्रेष्ठ हो जाए। तो एक कसौटी तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम यह कह सकते हैं उपन्यास पढ़ने की जो परंपरा रही है, उपन्यासों की जो परंपरा रही है, उसमें यह उपन्यास अत्यंत ही साधारण ठहरता है उपन्यास की सारी कसौटियों पर। कि यह दरअसल तय नहीं कर पाता है उपन्यास कि इसे करना क्या है, कि इसे इंसानी समाज, भारतीय समाज खासकर, और कुत्तों के बीच के रिश्ते को देखना है। बीच में ये प्रलोभन दिखलाई पड़ता है जो आमतौर पर एक बहुत ही क्लीशे है कि आप पालतू कुत्तों और सड़क के कुत्तों के बीच के फर्क को वर्ग भेद के रूप में दिखलाने का प्रयास करें, और जो घर में पलने वाले कुत्ते हैं उनका मजाक उड़ाएं सड़क के कुत्तों की तरफ से। यह आम प्रवृत्ति एक है जो दरअसल मनुष्य के भीतर का जो वर्ग भेद है उसको आरोपित करना है कुत्तों पर। तो एक तरफ यह कोशिश दिखलाई पड़ती है, दूसरी तरफ फिर सड़क के कुत्तों पर काफी ध्यान केंद्रित किया गया है, और फिर सड़क के कुत्तों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसमें भी आखिरकार वह एक मनुष्य का मनोविज्ञान ही ठहरता है, वह कुत्तों का नहीं है। तो उसमें आरोपित है मनुष्य का मनोविज्ञान। और इस तरह जैसे मैंने कहा कि उपन्यास तय नहीं कर पा रहा है कि इसे क्या करना है। फिर एक प्रलोभन उपन्यास में यह भी दिखलाई पड़ता है कि इसको समकालीन राजनीतिक परिवेश से जोड़ा जाए, लेकिन वहाँ बहुत हल्कापन दिखलाई पड़ता है। वह चाहे 2020 में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी मुसलमानों के खिलाफ, उस हिंसा की बात कर लें, या फिर 2.5 साल के कोरोना या कोविड संक्रमण से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसकी बात कर लें, उनका जिक्र आता है, लेकिन वो बहुत ही हल्केपन से आता है जिससे उनकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। और क्यों उनको यहाँ लाया गया उसका कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। कम से कम उपन्यास में उसका तर्क नहीं दिखलाई पड़ता, अलावा इसके कि कोविड के दौरान कुत्तों को खाने को कुछ नहीं मिलता है, घर बंद हो गए हैं। यह एक बतलाया जा सकता है कि ये कारण है, लेकिन वह एक बड़े महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में स्थापित भी नहीं हो पाता। जी, इस उपन्यास में बहुत सारे कुत्ता पात्र गढ़े गए हैं, जिसमें एक मोती है, फिर लेंडी है, चिरकुट है, और इस तरह के कई पात्र हैं। और कुत्तों के बीच के भेद भी उन्होंने इस तरह से उभारने की कोशिश की है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये दरअसल मनुष्य की तरफ से कुत्तों को देखने का जो मनोविज्ञान है उसी को ज्यादा उभारता है कुत्तों की तरफ से। अब ये एक जरा जटिल प्रश्न भी है कि कुत्तों का मनोविज्ञान कैसे कोई समझेगा, या इसको समझने के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रयास हुए हैं जिन पर लेखिका का नजर नहीं गई है। लेकिन आपने ठीक कहा कि पहला हिस्सा काफी दिलचस्प लगता है। बाद में जब कोरोना और सांप्रदायिक हिंसा की बात आती तो वहां ऐसा लगता है कि एक सामान्यीकरण, साधारणीकरण हो रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि
ये सारे नाम जो आपने लिए ये अलग अलग पात्रों के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन इनको अगर आप कुत्ता छोड़ के मनुष्य में परिणत कर दें तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मनुष्य जीवन की कहानी कहना चाह रही है, लेकिन कुत्तों के जरिए कह रही है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है कि फिर कुत्ते मात्र प्रतीक रह जाते हैं। जबकि इस उपन्यास में संभावना थी कि आप कुत्तों के बीच रमकर उनके मनोविज्ञान और ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने निरीक्षण किया है कुत्तों के समाज का, बिल्लियों के समाज का, और वाकई उनके मनोविज्ञान को पकड़ने का प्रयास किया है। उपन्यास में नहीं भी हो तो वह किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए एक दूसरे प्रकार के मेहनत और एक दूसरे प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने कहा कि इसमें जो दिखलाई पड़ता है वो ये कि कई जगह कुत्ते रहते हैं, लेकिन कई जगह प्रतीकों में बदल जाते हैं, और दरअसल जो मानवीय उलझने हैं वो मानवीय उलझने उनके माध्यम से व्यक्त की जाने लगती है। यह मुझे कमजोरी प्रतीत होती है। और वह भी कि जो दो बड़े संदर्भ यहाँ आते हैं, एक संदर्भ जो दिल्ली की हिंसा का है और दूसरा कोरोना का है, उनकी भी गंभीरता स्थापित नहीं हो पाती। वो बहुत बड़े और गंभीर सदस्य हैं। बल्कि पुस्तक के उपन्यास की शुरुआत में जो एक चित्र दिया गया है, जो उपन्यास के अंत में भी दिया गया है, उससे ऐसा मालूम होता है जो सांप सीढ़ी वाला है या लूडो वाला है, उसमें उन प्रसंगों का जिक्र है, आपको ध्यान होगा। तो शाहीन बाग का आरंभ, दंगा, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, 2 माह 6 दिन रहा लॉकडाउन, तो जिससे पता ये चलता है अगर इसको आप उपन्यास के शुरू में ही दे रहे हैं तो इससे मालूम होता है कि पूरे उपन्यास को इसमें फ्रेम करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बिल्कुल हाशिए पर ये सारे प्रसंग पड़ जाते हैं। क्या इसको अगर हम सिर्फ इस सीमित परिदृश्य के साथ देखें कि पालतू जानवरों के प्रति मनुष्यों का जो रवैया रहा है या अलग अलग वर्गों में रहा है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ उनके जो संबंध रहे हैं और वो कितने कैसे बनते बिगड़ते हैं, अगर इस फ्रेम में देखें तो आप इस उपन्यास को किस तरह से देखेंगे? वहाँ आप देखेंगे कि कुछ पात्र हैं जो कुत्ता पालते हैं, फिर उनका जो सड़क के कुत्तों के प्रति रवैया रहता है और वह बदलता है। ऐसे पात्र हैं जो सड़क के कुत्तों की देखभाल करते हैं। तो वह एक प्रयास दिखाई पड़ता है, लेकिन वह बहुत आगे तक नहीं जाता है कि उसे दिखलाया जा सके। और जैसा मैंने कहा कि यह भी है कि शुरू में घर के कुत्तों जो घर में पाले जाते हैं, कुत्ते घर में रहते हैं, और खासकर जो खास नस्ल के कुत्ते पाले जाते हैं और सड़क के कुत्ते, तो एक वर्ग भेद की भावना दिखाने का प्रयास है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आप सड़क के कुत्ते कहते हैं या देसी नस्ल के कुत्ते कहें, वे घर में पालते हैं। यह भी हमने देखा है। क्या यहाँ मामला अभिजात कुत्तों और सर्वहारा कुत्तों का बन जाता है? हाँ, मतलब ऐसा शुरू में तो लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है, हालांकि बाद में वह चीज थोड़ी ढीली पड़ती है। लेकिन जो लोगों कुत्तों का और इंसानों का रिश्ता है, अब अगर आप पूस की रात को ही देख लीजिए, कहानी जो प्रेमचंद की है, तो उसमें एक इंसान है और एक कुत्ता है। तो अक्सर हमें यह दिखलाई पड़ेगा कि जो सड़क पर लोग रहते हैं उनके साथ कुत्ते सोते हैं और कुत्ते उनके साथ रहते हैं और वे उनका खाना भी बांटते हैं और सब कुछ करते हैं। तो ये कुत्तों और इंसानों का रिश्ता एक बहुत ही पेचीदा रिश्ता है, जो सिर्फ पैसे पर निर्भर नहीं है और जो सिर्फ कुत्तों के खास नस्ल का होने का नहीं है। लेकिन यहाँ उस प्रलोभन से उपन्यासकार बच नहीं पाए हैं, जो प्रलोभन अक्सर होता है जिसमें आप अभिजात कुत्तों और सर्वहारा कुत्तों के बीच एक खाई दिखाते हैं और एक संघर्ष। लेकिन अगर इस पहलू को लेकर अनदेखा कर देती तब भी वो खटकती बात,
क्योंकि ये तो हम लोग देखते हैं समाज में कि अच्छी नस्ल के कुत्तों को लेकर एक स्टेटस सिंबल है समाज में, उनको अलग उनके साथ व्यवहार है, और सड़क के कुत्तों को जिस ढंग से देखा जाता है, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, ये एक कुत्ता समाज का एक ऐसा पहलू है जिसको हम अनदेखा भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ये सबसे सरल तरीका है देखने का, सबसे सरल उपलब्ध तरीका है, जो उससे अलग हटकर अगर यह इंसान और कुत्तों के बीच के रिश्ते की कहानी होती तब अलग होती, और यदि यह कुत्तों के समाज के मनोविज्ञान की भी कहानी होती तो अलग होती। लेकिन ये दोनों में से कोई हो नहीं पाया। तकलीफ इस बात की है, जबकि संभावना इसकी थी। और दूसरे जो प्रवृत्ति हिंदी उपन्यासों में दिखलाई पड़ती है, और वो उपन्यास के बनावट, उपन्यास आप कैसे बनाते हैं, आप बीच बीच में क्यों कविताओं का इस्तेमाल करते हैं। एक कुत्ता है जो एक गाना गा रहा है या एक कविता कर रहा है, वह आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो नितांत अनावश्यक है। और यह उपन्यास को अतिरिक्त काव्यात्मकता देने के लिए या अतिरिक्त भावुक बनाने की कोशिश है। वह भी एक स्तर पर लगता है कि वह उपन्यास को सहारा देने के लिए एक धुनी लगाई जा रही है। जब आप बीच बीच में इस तरह की कविताएं और गाने, और वे पंक्तियां कोई बहुत उत्कृष्ट भी नहीं है, आप उनको कहें कि नहीं इनसे एक अलग स्वाद मिलता है। तो कुल मिलाकर मेरी यह समझ है कि संभावना थी विषय में, लेकिन उपन्यास उलझ गया और उस वजह से संभावना चरितार्थ नहीं हुआ। कुत्ते के अलावा इसमें एक बिल्ला भी है, जमशेद, और जिसकी बड़ी निर्मम मौत होती है। तो यहाँ कुत्तों से बाहर निकलकर लेखिका दूसरे जानवरों को भी जोड़ने की कोशिश करती, पालतू जानवरों को, और उनके प्रति भी जो मनुष्यों का व्यवहार है वो भी उभारती है। हाँ, एक जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वो यह था कि उपन्यास में बहुत ही खामोशी से लेखिका, और इस बात पर इधर हम लोगों का ध्यान जाने लगा है, यह एक तरह से थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उपन्यास में समाज के अलग अलग तबकों के पात्र कैसे आते हैं, और मुसलमान पात्र भी हैं और हिंदू पात्र भी हैं, और उनका जो रिश्ता है जानवरों से वो बिल्कुल इंसानी रिश्ता है। तो मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ और इस उपन्यास की खासियत मानता हूँ कि मुसलमान जीवन को एक साधारण जीवन से की तरफ प्रस्तुत करना एक चुनौती है, और कम से कम वह एक काम है जो इस उपन्यास में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अलावा इसके कि आपने जैसा कहा कि एक बिल्ला भी है और उस बिल्ले के साथ उस परिवार का रिश्ता भी है, या एक कुत्ता है, आप देख रहे होंगे वो एक मुसलमान परिवार है जिसमें किस तरह वो अपनी दादी के साथ उस कुत्ते का रिश्ता, जो एक पेचीदा रिश्ता है लेकिन फिर उनमें स्नेह जगता है, तो वह कहानी काफी दिलचस्प कहानी मालूम पड़ती है और बहुत ही स्वाभाविक कहानी लगती है। और तो उपन्यास में आपको ये मालूम पड़ता है कि जो उपन्यासकार है उसका इरादा बहुत अच्छा है, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक बड़ा इरादा बहुत बड़ा है, अच्छा है, भला दिल, लेकिन वह एक अच्छे उपन्यास में परिणत हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए कुछ और करना पड़ता है जो इस उपन्यास में नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको लगता है यह देखना पड़ता है जो मैं कहना चाहूंगा कि इससे कहानी बुनने का जो कौशल है, और वो नासिरा जी के बारे में कहने की जरूरत इसलिए नहीं कि उन्हें कहानी और उपन्यास लिखते हुए इतना वक्त, वह कौशल दिखाई पड़ता है, और उसे हमारे नए लिखने वालों को अवश्य देखना चाहिए कि आप कैसे घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं, कैसे उनमें क्रम बनाए रखते हैं, दृश्यों का परिवर्तन कैसे करते हैं, आप एक पात्र से दूसरे पात्र में कैसे जाते हैं, उनके बीच का रिश्ता आप कैसे कायम रखते हैं, उनको याद कैसे रखते हैं। ये जरूर है कि उपन्यास में हम जो जानना चाहते हैं अपने पात्रों के बारे में, तो वह कमी मालूम पड़ती है कि हमें
पात्रों का जीवन बहुत ही सतही तौर पर मालूम पड़ता है। ज्यादा वक्त लेखक का चला गया है वर्णन करने में जो सामने हो रहा है, तो जो पात्र शामिल हैं उनकी जिंदगी के बारे में जानने में की इच्छा बनी रह जाती है। फिर भी इसमें उपन्यासकार या कथाकार का कौशल दिखलाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी इस उपन्यास पर चर्चा करने के लिए। एक नए तरह का उपन्यास तो है ही, ये रेखांकित आपने किया ही है, कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी उसका उल्लेख जैसा आपने कहा कि कहानीकार कथाकार के कौशल के तौर पर भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।